प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर विचारधारा की एक समस्या होती है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से इतिहास की बातों को लिखने की कोशिश की है। प्रारंभ में जब हम इतिहास पढ़ते थे, वह व्यक्तित्व के आधार पर चलता था और इसी क्रम में यह माना जाता था कि किसी व्यक्ति के आधार पर ही कोई साम्राज्य बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। इसलिए हम शुरुआत में ही देखेंगे कि जो भी महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनके साथ जो बड़े शासक रहे हैं, इनफैक्ट उनके साथ एक महान शब्द का यूज़ किया गया है, ग्रेट शब्द का यूज़ किया गया है। जैसे कि आप अलेक्जेंडर को देखेंगे, सिकंदर को, जैसे अशोक को हम महान मानते हैं, चंद्रगुप्त को महान मानते हैं, चोल राजा को महान मानते हैं और ना जाने इतने कितने बहुत सारे शासक होंगे जिनको इतिहास में महानता का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जनरली हम व्यक्तित्व को महानता से नहीं बल्कि जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है उसके आधार पर इतिहास की रचना करते हैं। तो अब हाल के दिनों में एक आपने देखा होगा विवाद रहा है कि किसे महान माना जाए। अगर महानता के कैटेगरी पर देखा जाए तो दो व्यक्तित्व का मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा आपके सामने। एक अलेक्जेंडर, जिसको नो डाउट सभी यूरोपीय इतिहासकारों ने महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की संज्ञा दी है। और भारतीय इतिहासकारों को देखेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपीय इतिहासकारों ने भी अशोक द ग्रेटा का नाम दिया है, यानी अशोक द ग्रेट, अशोक महान का नाम दिया है। अब चूंकि एक कालखंड में दोनों मिलते हैं, अशोक तो नहीं लेकिन उनके जो पितामह हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आपने देखा कि विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अलेक्जेंडर ने, जिसको हम सिकंदर कहते हैं, उसने भी विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ एक कंपैरिजन करने की जरूरत होती है कि असल में दोनों में से महान किसको कहा जाए। कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस ने एक प्रश्न भी इसके ऊपर पूछा हुआ था कि कौन अधिक महान होगा। अब जब हम इतिहास की धारा को बदल चुके हैं, यानी इतिहास को हम व्यक्तित्व के आधार पर नहीं पढ़ते हैं, तो यह कहना कि कोई महान है कोई महान नहीं है इस आधार पर कि केवल उसने किसी बड़े साम्राज्य की स्थापना की है, बहुत वाजिब नहीं लगता है। लेकिन चलिए, विवाद अगर उठ ही खड़ा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं किसे महान कहा जाए। एक सामान्य परिचय लिया जाए तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र हुआ करता था। यूनान में इसका साम्राज्य था और यूनान से यह आगे बढ़ते हुए सीरिया होते हुए, पूरा तुर्की जिसमें है शामिल होते हुए, सिंधु नदी पार करके यह भारत की तट पर पहुंच जाता है भारत की विजय करने के लिए। माना जाता है कि सिकंदर जब चला था तो वह विश्व विजय की आकांक्षा लेके चला था। अब विश्व विजय का मतलब यहां अभी स्पष्ट नहीं इतिहासकारों ने बताया है कि विश्व विजय का मतलब है कि केवल पूर्वी विश्व का विजय होगा या पश्चिमी विश्व का विजय होगा, क्योंकि अभी भी यूरोप और अमेरिका तो खाली ही है। नियम से तो उनको यूरोप में विस्तार करना चाहिए। लेकिन सिकंदर को एक बहुत बड़ा आकर्षण ईरान की तरफ दिख रहा था, जहां हखमनी साम्राज्य स्थापित था और वहां डेरियस थर्ड जैसा एक कमजोर शासक था। तो माना जाता है कि लगभग लगभग 2000 किलोमीटर, मतलब अपने घर से देखा जाए तो 1000 किलोमीटर और सिंधु नदी तक देखा जाए तो 2-2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके उसने न सिर्फ हखमनी साम्राज्य का विनाश किया बल्कि भारत के सिंधु नदी के तट पर भी उपस्थित हुआ और यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आगे नंद वंश का शासन था, जिसके पास माना जाता है कि विशाल सेना थी। लगभग जब सिकंदर भारत की तरफ आ रहा था तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का उद्भव हो रहा था, जिसको यूनानी स्रोत में अलेक्जेंडर के समानांतर सेंड्रोकोट्स कहा गया है। एल बासम वगैरह की किताब में भी बताया गया है कि सेंड्रोकोट्स ही है जिसको कि बाद में हम चंद्रगुप्त के रूप में जानते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य को अगर देखेंगे तो प्रारंभिक कठिनाई जो भी जीवन की रही हो, लेकिन जो काम नहीं कर सका अलेक्जेंडर, यानी नंद वंश के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, वह काम सिकंदर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। और नंद वंश का न केवल विनाश किया बल्कि अपने साम्राज्य की सीमा वहां तक पहुंचा दी, हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंचा दी, जहां तक बाद के किसी भी राजाओं ने पहुंचाना अपना मतलब उनके लिए मुमकिन ही नहीं हुआ। अब देखा जाए तो बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना इसने भी की, जिसमें दक्षिण से लेकर के और सुदूर आप हिंदू कुश तक देखते हैं। कोई छोटा राज्य तो इसका भी नहीं था। अब यहां पर विवाद आता है कि किसे हम महान माने। दोनों ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, नो डाउट। इस आधार पर तो कहेंगे कि दोनों महान हैं।
लेकिन दोनों में से कौन महान है? यूरोपीय इतिहासकार इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित होता है कि केवल 30 वर्ष की अवस्था में सिकंदर ने इतने बड़े राज्य की स्थापना की, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो तत्कालीन तत्कालीन विश्व में सबसे बड़ा था। इससे पहले सबसे बड़ा साम्राज्य हकमनी साम्राज्य होता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की भी उपलब्धियां कम नहीं है। अब अगर इनसे परे हट करके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर विचार करें कि कौन सा व्यक्ति तो अधिक महान होगा, तो वर्तमान इतिहास की धारा के हिसाब से ही इसे समझना होगा। और इसमें यह समझना होगा कि क्या महानता हम सिर्फ इसको कहेंगे कि तलवार के बल पर किसी क्षेत्र का विस्तार हमने किया, या महानता इस बात पर करेंगे का आकलन इस बात पर करेंगे कि जो तलवार के बल पर ही अगर प्रसार हुआ, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था किसने अच्छी की, किसने समाजोपयोगी कार्य अच्छे किए, किसने लोक कल्याणकारी अच्छे कार्य किए, किसने धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, किसने सभी वर्गों को साथ लेके चलने की कोशिश की। नियम से तो यही होना चाहिए। अब यहां पर इतिहास लेखन का एक दोष उत्पन्न होता है, और वह बिना सोचे समझे एलेक्जेंडर को महान बताता है। जबकि एलेक्जेंडर का एक दोष रहा, उसने जिस क्षेत्र में भी विजय हासिल की उसमें केवल तलवार का ही प्रयोग किया। और इसी क्रम में इतिहास ने इस पर विचार नहीं किया है कि उसने हखमनी साम्राज्य का विनाश कर दिया। कहा जाता है कि अगर हखमनी साम्राज्य का विनाश नहीं हुआ होता तो कहीं मध्य एशिया में जो अभी हम सांस्कृतिक प्रगति देखते हैं उससे कहीं बड़ी सांस्कृतिक प्रगति मध्य एशिया में भी होती, क्योंकि अलेक्जेंडर के तलवार के तले वह सांस्कृतिक विकास नष्ट हो गया। इस रूप में देखा जाए तो अलेक्जेंडर ने कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की अच्छी, कहीं पर भी लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए नहीं दिखता है जो वर्तमान में इतिहास अभी कहता है। जबकि उसकी तुलना में अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सिर्फ साम्राज्य की स्थापना की, ना सिर्फ अच्छे कानून व्यवस्था की स्थापना की, ना सिर्फ अच्छी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया, ना सिर्फ समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। आप पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देखेंगे कि कहीं पर विद्रोह नहीं होता है, और वही प्रक्रिया जो उसने स्थापित की चंद्रगुप्त मौर्य ने, वही फलीभूत होती है आगे अशोक के शासनकाल में, जब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़ाता है। तो कहने का संदर्भ अगर यहां देखें, अपार्ट इसके कि किसने कितने बड़े राज्य की स्थापना की, तो यहां पर नो डाउट कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से राज्य की स्थापना की गई, उसको संपोषित किया गया, लंबे समय तक वह राज्य चलता रहा। लगभग 140 वर्ष के आसपास हम देखते हैं कि साम्राज्य के रूप में वह राज्य विद्यमान रहा, जिसमें सभी क्षेत्र शामिल थे, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, और हर जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बेहतरीन शासन व्यवस्था को स्थापित किया। यहां तक कि हम देखते हैं कि अकाल के लिए भी कार्य कर रहा है, पशु बलि की हत्या भी हो रही थी। वैसे तो आप अभिलेखों में देखेंगे कि अशोक में जाके दिखाई देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म अहिंसा पर बहुत अधिक बल देता है। अगर आपको अशोक को दिखता है कि वह भी अहिंसक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो परंपरा प्रारंभ की थी जैन धर्म को अपना करके, अहिंसा को आगे बढ़ा करके, वह परंपरा फलीभूत हो रही है अशोक के काल में जाकर के। अकाल के लिए हम देखते हैं, अकाल की रक्षा के लिए, अकाल में सहायता के लिए महास्थान सेहगौरा जैसे अभिलेख को भी जारी करता है, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करता है। नगर की संरचना ऐसी है, मेगास्थनीज कहता है कि नगर इतना सुचारू रूप से बसा हुआ है कि जिसका कि कोई जोर तत्कालीन कहीं भी नहीं हो सकता है। बाद के यात्रियों ने कहा यह सूसा और एकबतना से भी बड़ा महल है। लकड़ी का महल बनाता है, लेकिन वहां की व्यवस्था देखेंगे, जैसा मेगास्थनीज इंफॉर्मेशन देता है, एक बेहतरीन व्यवस्था है जिसमें कि कहां कौन रहेगा, कौन सा वर्ग किस कोने में रहेगा, किस जगह रहेगा, किस प्रकार से नगर में प्रवेश के दरवाजे बने हुए हैं, वहां पर लोग मुद्राध्यक्ष बैठा हुआ है जो जांच करता है कि कौन नगर में आएगा, कौन नहीं जाएगा, क्योंकि विदेशी आक्रमण का लगातार भय बना हुआ था। इतनी सूचना हम चंद्रगुप्त मौर्य की में प्राप्त करते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर के साथ नहीं प्राप्त करते। इसी का यूनानी इतिहासकार ही जस्टिन है, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6,50,000 थी। कहा कि 6,50,000 की सेना की मदद से पूरे भारत को इसने रौंद दिया, एक शब्द डाला कि रौंद दिया, लेकिन जीत लिया सब या विजय हासिल की ज्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का काल
जबकि तुरंत अलेक्जेंडर के बाद प्रारंभ होता है, वहां पर आपको अधिक व्यवस्थित शासन दिखाई देगा और यह लंबे काल तक चला भी। जबकि अलेक्जेंडर का साम्राज्य क्षणिक रहा और क्षण भर में वह विखरता हुआ चला गया, फिर बाद में तुरंत ही यूनानी साम्राज्य विखंडित हो गया। अब देखिए, दोनों को, एक को अरस्तु जैसे महान विद्वान का सहारा मिला हुआ था अलेक्जेंडर को, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी कौटिल्य जैसे महान विद्वान का सहारा मिला हुआ था, जो तत्कालीन विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। अरस्तु महान विचारक है और कौटिल्य भी महान विचारक है, लेकिन एक तरह से पॉलिटिकल थिंकिंग इनका, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थिंकिंग इनका बहुत बढ़िया है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तो थिंकर्स तो दोनों के पास थे, लेकिन उन थिंकर्स का के ज्ञान का पालन हम कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है व्यक्तित्व की महानता। तो नो डाउट दोनों ने बड़ा राज्य स्थापित किया, लेकिन अगर महान ही कहते हैं किसी व्यक्ति को, तो अब हम राजा के द्वारा किए गए विजय के आधार पर नहीं कहेंगे, बल्कि उसके द्वारा जो अस्थाई एक तरह से विरासत दी गई है मानवता को, उसके आधार पर कहेंगे। और इस मामले में निस्संदेह चंद्रगुप्त मौर्य अधिक महान ठहरता है अलेक्जेंडर की तुलना में। आप क्या कहते हैं, जरा विचार करिएगा और जरूर अपने भावना को व्यक्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।